और स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा, हमारे साथ समीर चौकामकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी मेहमान हमारे। और आज की एक और अहम खबर, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी ने अब अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ गए, नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक थे। कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब आज उनके नॉमिनेशन के वक्त मौजूद रहे। सीपी राधाकृष्णन ने उनके नामांकन में प्रधानमंत्री ने प्रस्तावक की भूमिका निभाई। इस वीपी इलेक्शन में जो सबसे साफ साफ नजर आ रहा है वो ये कि अलायंस नहीं टूट रहा है। हमने भी इसकी बड़ी चर्चा की, चंद्रबाबू नायडू इधर से टूटकर उधर जाएंगे क्या, स्टालिन उधर से टूटकर इधर आएंगे। अब ऐसा नहीं हो रहा है। एनडीए के साथ ही एनडीए के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ ही इंडिया अलायंस के साथ है। अब जैसे जो इसमें अलग है, तीसरा पक्ष है जो, उन्होंने अपनी अपनी साइड चुन ली है। इंडिया अलायंस की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को कैंडिडेट बनाकर ये कोशिश की गई थी कि चंद्रबाबू नायडू उनके समर्थन में आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके बेटे हैं नारा लोकेश, उन्होंने पोस्ट करके लिखा है, उन्होंने पहले एक अपनी तस्वीर डाली है इन्हीं के साथ, सीपी राधाकृष्णन जी के साथ, और लिखा है नो एम्बिग्विटी, ओनली वार्मथ, रिस्पेक्ट एंड रिजॉल्व, द एनडीए स्टैंड्स यूनाइटेड। एनडीए एकजुट है। तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम इन्हीं का समर्थन करने जा रहे हैं। अब जो मैंने कहा आपसे, तीसरा पक्ष जो ना एनडीए में है ना इंडिया के घटक दल हैं, ऐसी एक पार्टी है वाईएसआरसीपी, जगन मोहन रेड्डी। इन पर भी सवाल था कि ये किनको चुनेंगे, तो उनको को बहुत ज़्यादा बड़ा फैसला लेना नहीं पड़ा। उन्होंने भी कहा कि मैंने पहले ही राजनाथ जी से फोन पर, क्योंकि कमिट कर दिया था कि हम एनडीए के उम्मीदवार का साथ देंगे, तो वो दे रहे हैं। इसकी कंफर्मेशन उनके सांसद वाई.बी. सुब्बा रेड्डी ने की है। और उन्होंने कहा हम तो ये चाहते थे कि ये इलेक्शन हो ही ना, ये एकमत से चुनाव हो जाए। हम अब भी वही चाहते हैं, हमारी कमिटमेंट सीपी राधाकृष्णन जी के साथ है, हम उनका साथ देंगे। Honorable Defence Minister Rajnath Singh ji has spoke to our party president Jagan ji and seek the support of YSR Congress Party for NDA candidate. Our party president Jagan Mohan Reddy has discussed with our senior leaders and parliament members, and he felt that constitutionally highest positions like president, vice president, if we elect unanimously without contest, it will be good for the country and for the democratic system. But unfortunately today India Black has announced their candidate also. So in these circumstances, our party President Jagan Mohan Reddy has decided to support NDA Black. उन्होंने कहा ये अनफॉर्चुनेट है कि ऑपोजिशन ने वाई.बी. जो दूसरे जो उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, उनको खड़ा किया है। इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, ये एक मत से चुनाव हो जाना चाहिए। समीर जी खबर दे रहे थे कि बीजू जनता दल ने भी एनडीए का के सांसद का भी बयान आया है कि मतलब हम एनडीए को समर्थन करेंगे इस मामले में। तो ये नॉन अलाइंड पार्टियां जो हैं, हाँ, वो लगभग में से दो बड़े दल इधर आ गए। नहीं, और बड़ी खबर ये भी हो सकती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अंतिम समय में एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दे। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान नहीं है आधिकारिक रूप से कि वो इंडिया के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। हालांकि ठीक है कि अभी शिबू सोरेन ने अभी चार्ज संभाला है, उन्होंने अभी वो हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन की मृत्यु के बाद वो लगातार उनके गांव नेमार में थे, कल ही वो लौटकर आए हैं, तो अब उनका बयान भी आएगा। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई आधिकारिक बयान उन्होंने दिया है ना उनकी पार्टी किसी ने नेता ने अभी तो लग रहा है। लेकिन जहां तक नंबर्स का सवाल है तो एनडीए का ने गैप बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़ा दिया है। और अभी तो समय है, 9 तारीख को वोटिंग होने वाली है, अभी 2 वीक से ज्यादा समय, अभी तो टूट होने वाली है। आज तो नॉमिनेशन का दिन है। अब आरोप भी हो रहे हैं एक दूसरे, दोनों कैंडिडेट के ऊपर दूसरे वाले लोग जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं। जैसे सीपी राधाकृष्णन जी के लिए कल लोगों ने कहा कि ये तो संघी है, यही शब्द इस्तेमाल किया गया, हिंदुत्ववादी हैं, विचारधारा की लड़ाई है, हम इनका समर्थन किसी सूरत में नहीं करेंगे, कनिमोझी ने कहा डीएमके से। अब ये जो बी सुदर्शन रेड्डी साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, इनके 2 फैसलों पर विवाद हो गया। बीजेपी ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया कि 2011 में छत्तीसगढ़ में पूर्व नक्सलियों का एक संगठन सलवा जुदुम बनाया गया था। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, उसमें धर्मन सिंह थे मुख्यमंत्री, उन्होंने बनाया था नक्सलियों से लड़ने के लिए। उसको इन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो बीजेपी कह रही है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया था सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए सुदर्शन रेड्डी साहब ने। इन पर दूसरा आरोप यह लगाया गया
कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके केस को रीओपन करने के लिए अपील सुप्रीम कोर्ट में गई थी। जिस बेंच ने उस अपील को ठुकरा दिया उसमें भी सुदर्शन रेड्डी साहब थे। तो अब इनके फैसले निकाल करके आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर मैं कह सकूं कि नेशनलिस्ट सोच के आदमी। सर एक और बीजेपी की एक और मामला जोड़ा इनके तक, ये लोकायुक्त तो गोवा के जब बनाए गए थे, मनोहर पर्रिकर ने बनाया था, तो कांग्रेस ने तो काले झंडे दिखाए थे इनको कि ये मनोहर पर्रिकर के आदमी है ये। इनको मनोहर पर्रिकर ने लोकायुक्त बनाया था। अब बीजेपी को अब याद आ रहा है इनके फैसले, और जब लोकायुक्त मनोहर पर्रिकर ने बनाया था तो कांग्रेस विरोध कर रही थी कि ये भी तो बीजेपी के आदमी हैं। देखिए, जब जज होता है आदमी, उस वक्त किस परिस्थिति में कौन सा फैसला देता है, और ये बेसिकली अगर वैचारिक रूप से देखें तो ये सोशलिस्ट विचारधारा के हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए भी इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की स्मृति में व्याख्यानमाला आयोजित करवाई थी। अभी ये ग्वालियर में ITM यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी गए थे लोहिया जी पे बोलने। तो इनका वैचारिक जो रुझान जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ रहा है, जो भारत का जो समाजवादी ये विचार रहा है। तो अब उस लिहाज से सलवा जुलूम को जहाँ तक मामला, सलवा जुलूम को लेकर बहुत विवाद था। सलवा जुलूम को लेकर के छत्तीसगढ़ के तमाम सारे संगठनों ने कहा था कि भाई नागरिकों को हाथ में हथियार देके आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाने का जो चल रहा है उसका बहुत विरोध हुआ था बहुत उस वक्त। और उस वक्त जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया तब इन्होंने उसको गैरकानूनी घोषित किया था। तो इसलिए उस समय के फैसलों को लेकर के बताना, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से, मेरी अपनी राय है कि दोनों प्रत्याशी जो है ठीक है वो विवाद रहित है उस तरह से। उनके कोई इस तरह का कोई चार्ज नहीं है, ना राधाकृष्णन जी पे है ना सुदर्शन रेड्डी जी पे है। एक आरोप, एक चीज और निकाली गई इनके खिलाफ, सुदर्शन रेड्डी जी के खिलाफ, कि अभी जो ये गाजा और इजराइल की लड़ाई चल रही है, इसमें कुछ लोगों ने ये मुहिम चलाई थी और चिट्ठी लिखी थी, शायद सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी कि भारत सरकार इजराइल को हथियार ना दे। हम उस लड़ाई में छोटे हथियार जो हैं वो सप्लाई शायद कर रहे होंगे, जो भी है। तो ये अपील की गई थी कि इससे रोका जाए भारत सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने वो शायद मामला दस्तखत होंगे, क्योंकि इन्होंने भी उसमें दस्तखत मानवाधिकारवादी हैं, बताया ना, तो इसलिए किए होंगे। होता है लोगों की कैसी टाइम में तो किए थे उसमें दस्तखत। बताइए त्रिपाठी जी, अब एक जज रहे हैं तो फैसलों पर टीका टिप्पणी होगी? नहीं, उनके फैसलों पर टीका टिप्पणी नहीं हो रही है, लेकिन मतलब जो उनका पूरा जजशिप का कार्यकाल है, ठीक है, अच्छा है, मनोहर पर्रिकर जी ने बनाया। तो ये तो इस सरकार पे कई बार इनके समर्थक नाराज होते ही हैं कि कांग्रेसी और कम्युनिस्ट अभी भी भरे हुए हैं। ये तो बार बार कहा जाता है ना कि 10 साल की 11 साल की मोदी सरकार हो गई, लेकिन फिर भी अभी कई जगह निकाली है तो वहाँ कांग्रेसी और कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सब भरे रहते हैं। वो तो संघी नहीं बिठा रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये दूसरा पक्ष हो गया। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि इस लड़ाई को कैसे किया विपक्ष ने। विपक्ष ने तय करके बी सुदर्शन रेड्डी को किन वजहों से चुना। पहले कहा भाई कोई दक्षिण भारत का ही होगा, यानी दक्षिण में दक्षिण लड़ाओ, तो वो तो ओबीसी हैं राधाकृष्णन जी, रेड्डी जी तो ओबीसी नहीं है। क्यों कोई ओबीसी नहीं ले आए भाई? ले आना चाहिए था, कोई ओबीसी लाना चाहिए। रेड्डी तो बहुत पावरफुल वहां के लोग हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। फिर इनके फैसलों की बात करेंगे तो कौन लोग उसमें शामिल थे? उस लड़ाई को लड़ने जो लोग गए थे वो सब के सब वो कम्युनिस्ट लोग थे, और कम्युनिस्ट नहीं, अर्बन नक्सल्स थे। जब हम कहते हैं कि सलवा जुड़ूम ठीक नहीं है, तो आज डीआरजी क्या है? नक्सलवाद कैसे खत्म हुआ? माफ कीजिए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह इस लड़ाई को वैचारिक लड़ाई की तरफ ले जाने की जो कोशिश हुई वो ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, अगर राधाकृष्णन जी को ये ना कहा जाता कि ये तो हिंदुत्व वाला तमिलियन है, मतलब बड़ा विचित्र है ना। ऑपोजिशन ने कहा जब आप ऐसे कहेंगे तो फिर आपका निकाला जाएगा क्यों सुदर्शन रेड्डी जी बनाए गए, तो पता चला कि भाई इनके ये निर्णय है। तो राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद की लड़ाई हो गई। राष्ट्र बनाम नक्सलवाद हो गया। लीजिए, बड़े स्पष्ट तौर पर है, इसमें कोई कहने की बात है क्या? नक्सलवाद कहां से आ गया? नहीं, वो नक्सलवादी, अरे भाई जज ने एक फैसला दे दिया, अब क्या आप रंजन गोगोई को हिंदुत्ववादी कह देंगे? रंजन कहा गोगोई गया ना, नहीं, राधाकृष्णन जी को राधाकृष्णन का जज का जो फैसला नहीं, जज का फैसला है उसको आप, अब रंजन गोगोई ने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया तो क्या हिंदुत्ववादी हो गए वो? सर एक मिनट, नहीं, तो चीफ जस्टिस, बड़ा अच्छा आप कह रहे हैं। रंजन गोगोई को विपक्ष के लोग क्या कहते हैं ये आपको ध्यान में नहीं है क्या? कहते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं मैं बताऊं। नहीं, ये हम कमाल कर रहे हैं। आपके मन में सोशलिज्म से लेके सारे विचार अचानक उन जज को लेकर आ गए। राम मनोहर लोहिया जी का व्याख्यान भी आपको याद आ गया। तो है, और सामान्य मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद की हो गई। वो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया ना, भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। हो कैसे गई भाई? कौन सी डिबेट? सर आप जज बन जाइए, वोट देंगे सुदर्शन, आगे बढ़ना है, आप इसमें जज बन जाइए। जो नक्सल जो सुदर्शन रेड्डी को वोट देंगे नक्सलवादी हो जाएंगे। सर जज धीरज जी जज है सर। नहीं, दोनों बातें हो, लेकिन क्या ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद पर हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा अभी तक। मोटे तौर पर ये पॉलिटिकल लाइन पर चल रहा है। और संघी कहना कोई, मतलब संघी कह के क्या करना चाहते हैं? कोई आरोप थोड़ी है संघी होना।
नहीं, आरोप की तरह ही कहा गया। आरोप की लेकिन वो जैसे आप कम्युनिस्ट कहते हैं किसी को कि वो कम्युनिस्ट भी थे, तो कम्युनिस्ट भी आरोप नहीं है, संघ भी एक विचारधारा है, दोनों विचारधारा। और मुझे नहीं लग रहा कि ये नक्सलवाद बनाम राष्ट्रवाद कोई चुनाव हो रहा है, और ओबीसी का भी जो चुनाव होना था वो नहीं हो रहा। ये पूरा एक बैलेंसिंग पॉलिटिकल बैलेंस जो है उसी के आधार पर जल्दी से और खबरों की बात करते हैं। राहुल गांधी का हमने डिस्कशन शुरू किया था, वो रह गया। क्या इशू था? राहुल गांधी ने ये कहा कि एक तो बहुत जबरदस्त रिस्पांस है मेरे वोट चोरी के आरोप का। फिर हमने आपको वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि अडानी पहले तुम्हारा ये वोटर कार्ड छीनेंगे और फिर तुम्हारी जमीन अडानी अंबानी को दे देंगे। उनसे एक महिला ने मिलकर के कहा था कि मेरा वोट कट गया है, उस महिला उसके पूरे परिवार का वोट बना हुआ है। अब ये भी फैक्ट चेक हो गया। इससे पहले आदित्य श्रीवास्तव ये बात कह चुके हैं, जिसका नाम राहुल गांधी ने लिया था। एक मिंता देवी की बात कही थी कि 124 साल की महिला है ये, पता लगा उसने खुद ही गलती से अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी थी। फिर ये अभी रंजू देवी जिनका मैंने आपको बताया, एक गुरकीरत सिंह डांग आ गए थे, इनका भी जो एपिक नंबर है वो दिखाया था राहुल गांधी ने कि इनके मल्टीपल वो बने हुए हैं। तो इतने सारे लोग जो हैं सामने आकर के कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हम पर जो आरोप लगाए वो गलत आरोप हैं। अब लेकिन इससे राहुल गांधी की मुहिम पर क्या असर पड़ रहा है, बताइए समीर जी। फैक्ट चेक हो रहा है लगातार। निश्चित रूप से, और राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि लगातार आप जो चीजें सार्वजनिक कर रहे हो, आप ट्विटर पे बता रहे हो, आप वीडियो जारी कर रहे हो, आप लगातार दूसरे दिन उस बात का खंडन हो जाता है, वो बात गलत निकलती है लगातार लेकर। ना आपको सुप्रीम कोर्ट से मदद मिल रही है, ना आपको हाई कोर्ट से मिल रही है, न जिन लोगों को आप बता रहे हो कि 2-2 3 दिन वोटिंग करें वो आपके समर्थन में नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की जो गंभीरता को लेकर जो पहले भी प्रश्न चिन्ह लगता रहा है कि राहुल गांधी कोई भी बात बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बाद में पार्टी के लिए वो एक परेशानी का सबब बनता है, वो विपक्ष के लिए भी बनते हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को यह देखना चाहिए। आप लगातार, आपने पहले कह दिया कि मृत लोगों के साथ चाय पीने का आनंद मुझे मिला है, वो गलत हो गया। आपने रंजू देवी जी का जिक्र किया, वो अब बात सामने आ गई। इन्होंने तो और गंभीर बात कह दी ना कि मुझे तो यहाँ के लोग लोकल सरपंच लेके गए थे मुझे। हाँ, सरपंच सचिव बोला उन्होंने, वार्ड सचिव वो ले गया था। सचिव सरपंच था, सरपंच के कहने पर मैं वहां गई थी। तो ये दिख रहा है कि किस गंभीरता से आप इस मुहिम को लेकर जा रहे हो। राहुल गांधी की विश्वसनीयता इससे लगातार खतरे में पड़ रही है, और आप जिस तरीके से बिहार के अंदर इस तरीके से कर रहे हो, मुझे लग रहा है जनता भी इस बात को मानेगी। एक आपका कमेंट हर्षवर्धन जी राहुल गांधी के साथ बात पर। जितने नाम राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निकले सब झूठ निकला। जिनको लेकर वो जीप पर खड़े होकर या कुर्सी पर बढ़िया से स्क्रिप्टेड अनस्क्रिप्टेड जिनसे बात की वो झूठ निकला। अब क्या देश को चाहिए? नेता प्रतिपक्ष देश में झूठ अफवाह फैला रहे हैं, और वही लोग जिनको वो लेकर जाते हैं वो बाहर आकर कहते हैं कि भैया चाहे वो रंजू देवी हो, चाहे सुबोध कुमार हो, चाहे गुरकीरत सिंह डंग हो, चाहे मिंता देवी हो, चाहे आदित्य श्रीवास्तव हो, सब बता रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अब इससे जुड़ा हुआ मामला अखिलेश यादव ने उठाया था। अखिलेश यादव ने कहा कि आप राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हो, मैंने तो एफिडेविट दिए थे यूपी के चुनाव को लेकर के कि इतने लोगों के वोट कट गए। इसका जवाब नहीं आया। उन्होंने उसकी शिकायत की रिसीप्ट जो उनको मिली थी चुनाव आयोग से वो भी सार्वजनिक कर दी थी। अब उसी का असर कहिए कि अब अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश के कहीं डीएम, कहीं इलेक्टोरल ऑफिसर वो उनके आरोपों के जवाब दे रहे हैं। जैसे डीओ लखनऊ ने लिखा कि आपने शिकायत की कि इस इलाके में 13 मतदाताओं का नाम कट गया, तो हमें यह पता लगा है कि एक व्यक्ति यहां से जो है वो छोड़ करके चला गया था, इसलिए उसका नाम काटा गया। तो अलग अलग वजह बताई गई हैं। डीएम कासगंज ने लिखा आपने 7 मतदाताओं के नाम कटने की बात कही थी, इन सब के नाम मतदाता सूची में विद्यमान है। एक मतदाता की मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी के द्वारा फॉर्म 7 भरा गया था, जिसके आधार पर मृतक का नाम विलोपित किया गया। ये बात हुई। ऐसे ही डीएम जौनपुर ने भी उनकी बात का उत्तर दिया है। लेकिन अब यह पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ये जवाब अब क्यों आ रहे हैं, ये तब क्यों नहीं आए जब हमने शिकायत की थी? देखिए 18,000 एफिडेविट दिए हैं अखिलेश जी का कहना है, और ये अभी जवाब आए 6-7 के कि 7 के नाम काट दिए, 8 काट दिए। नंबर 1। दूसरी बात ये है कि बात सही है कि ये एफिडेविट तो उन्होंने 2022 के चुनाव के बाद दिए थे, आज है 2025। तो अभी तक क्या चुनाव आयोग के जो ये अधिकारी थे, जो डीएम लोग से, ये सो रहे थे क्या? कायदे से तो अगर एक पार्टी का अध्यक्ष और एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर एफिडेविट दे के 18,000, एक तरफ तो राहुल गांधी साहब एफिडेविट मांग रहे हो और वहाँ 18,000 एफिडेविट पड़े हुए हैं, वो जो 30 दिन के अंदर देने होते हैं, उसी नियम के तहत दिए गए जिस नियम के तहत राहुल गांधी से मांगा जा रहा है, तो वो उन्होंने दिए। अब आप जवाब दे रहे हो जब अखिलेश यादव ने बार बार सार्वजनिक मंच पर इस मुद्दे की चर्चा की। हालांकि जवाब सारे उनको गलत साबित करने वाले आ रहे हैं। नहीं, 18,000 में 7 के जवाब आए ना जी।
कितने आए तो सर, मेरे पास वो अगर लिस्ट नहीं है। अब हम 100 आदमियों की बात करो, एक आदमी हो जाए तो गलत साहब, नहीं, मैं प्रयास की बात कर रहा हूं। 99 गलत साबित हो जाएगा। सर मैं कह रहा हूं कि कोशिश ये है इन सब जवाब के जरिए बताने की कि आपने गलत आरोप लगाया। हाँ, ये तो चुनाव आयोग तो अपने को अपनी सफाई दे ही रहा है। उस वक्त चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया था। आज अखिलेश जी ने नए सिरे से ये रिसीट सामने रखी है। 2022 मुझे याद आ रहा है, उस वक्त बाकायदा उस वक्त के चुनाव आयोग के साथ इनका संवाद हुआ था। उसके बाद फिर बाकायदा हर सीट से निकालकर, और मुझे वो बयान याद है कि मुस्लिम और यादव, इन्होंने तो ये तक कहा था कि हर विधानसभा से 10-10 हजार वोट काटे गए हैं, मुस्लिम और यादव। उसके बाद ये एफिडेविट इन्होंने वहां जवाब जमा तब भी किया। दिए गए थे। जवाब तब भी दिए गए थे। अच्छा चलिए ठीक है। अब एक खबर जो महाराष्ट्र से आई, पिछले कुछ दिनों से ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने की चर्चा बहुत तेज थी। अब इस बीच एक इलेक्शन हुआ जिसको पहला इम्तिहान कहा गया है इन दोनों भाइयों की जोड़ी का, बेस्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिस पर पिछले कई सालों से, लगभग एक दशक से, शिवसेना यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी से जुड़े हुए लोग जीतते रहे। उसके अंदर 21 पोस्ट हैं, मतलब एक पैनल बनता है, उस पर 21 पोस्ट के लिए लोग खड़े होते हैं। तो एक पैनल वहां खड़ा किया गया था, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ थे उनकी तरफ से, दूसरा बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने उसमें चुनाव लड़ा था, और वो सारी पोस्ट बीजेपी जीत गई है। तो वहां उस पर जो एक चल रहा था राज उद्धव ठाकरे का इस क्रेडिट सोसाइटी के ऊपर, वो टूट गया है। और इसी के साथ ये कहने का मौका बीजेपी को मिला कि भाई साथ भी आ गए तो भी कोई कमाल नहीं कर पाए। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो ये राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बेसिकली जो शिवसेना की कामगार सेना है उसका मजदूरों के और अंदर बेस कर्मचारियों में लंबे समय से दबदबा रहा था, और शिवसेना टूटने के बाद भी वो उद्धव ठाकरे के साथ बना रहा था दबदबा। लेकिन जो चुनाव हुआ है उसमें निश्चित रूप से उनको एक भी सीट न मिलना एक बहुत बड़ा सेटबैक के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो पैनल था उसको 7 सीटें मिली है। शशांक राव जो है, जो बेस के पहले कर्मचारी थे, वहां के लीडर है, उनका जो पैनल था उसने 14 सीटें वहां जीती है। तो शशांक राव पैनल को वहां बेसिकली बहुमत मिला है। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज बीजेपी लाइन है नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, बीजेपी अलाइन नहीं है। उनको 14 सीटें वहां मिली है, बीजेपी अलाइन को 7 सीटें वहां मिली है। लेकिन एक बड़ी झटका उद्धव ठाकरे के लिए माना जा रहा है, क्योंकि यही जो ग्राउंड रूट लेवल के जो वर्कर है, यही उद्धव ठाकरे का बैकबोन माना जाता था। आप एक भी सीट नहीं जीत पाए बेस के अंदर, जहां आप सालों से आपका दबदबा रहा था। ये बता रहा है कि बीएमसी में किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों में पकड़ छूट गई है, पूरी तरीके से खत्म हो गई सर। और ये दोनों भाइयों का टेस्ट भी था, हालांकि इसमें बड़े मार्जिनल प्लेयर थे, राज ठाकरे केवल 2 सीट पर लड़ रहे थे। थे, लेकिन फिर भी उनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पूरा जो संगठन है शिवसेना का, उसकी ताकत है ये, जो लोग उसके वोटर हैं, एक तरह से समझना चाहिए, वो संगठन उसके लिए मुश्किल है। और अभी ये इसको आप शिवसेना बीएमसी के चुनाव के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीएमसी में भी वही ताकत शिवसेना की है, लोकल्स की उस पर। सर 2-3 अंतर्राष्ट्रीय खबरें आप एक साथ बता देता हूं, आप फिर उस पर थोड़ा बताइएगा। चीन के विदेश मंत्री भारत में थे, इन 3 लोगों से मुलाकात की इन्होंने। मैंने आपको कल भी बताया था कि बड़े पावरफुल फिगर हैं चाइना की सरकार के। प्रधानमंत्री से मिले, उनसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले, बॉर्डर की बात की। बॉर्डर विवाद को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, इतना ही कहा गया कि शांति बरकरार है। उससे पहले विदेश मंत्री से मिले थे। हमारी 3 डिमांड थी कि हमारा आयात होता है रेयर अर्थ मेटल्स का, टनल बोरिंग मशीन्स का और फर्टिलाइजर का, वो चाइना ने रोक दिया था। खबर है कि उस पर बात बन गई है, वो आयात भारत को होना शुरू दोबारा हो जाएगा। एक तो बात ये। अब ये यहां से गए हैं पाकिस्तान, तो इसकी बात सर पॉइंट नंबर 1। दूसरा, व्हाइट हाउस ने भारत की बात करते हुए, सवाल का जवाब देते हुए एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने भारत पर 25%, ये जो रूस से तेल खरीदने के नाम पर हम पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, अभी तक तो टैरिफ हो रहा था। अब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने शब्द इस्तेमाल किया सैंक्शन। उन्होंने कहा हमने रूस पर दबाव डालने के लिए कि वो युद्ध रोक दे यूक्रेन के ऊपर, हमने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाया। सैंक्शन और टैरिफ में क्या अंतर है सर? लीगल तरीके से देखें तो है, टैरिफ को केवल आप बिजनेस की टैक्स के तौर पे देखेंगे, बिजनेस की तरह से। सैंक्शन जो है एक पॉलिटिकल डिसीजन, पेनल्टी टाइप नहीं, पेनल्टी पॉलिटिकल डिसीजन है, प्रतिबंध है, और वो पॉलिटिकल डिसीजन हो गया, डिप्लोमेटिक डिसीजन हो गया। टैरिफ को आप एक बिजनेस के डिसीजन के तौर पे भी आप देख सकते हैं। तो वो मतलब उसे ज्यादा गंभीर तरीके से देखें। अब क्या माने आप? हम ये अमेरिका कह रहा है कि हमने प्रतिबंध लगाया भारत के ऊपर, प्रतिबंध लगाया, उसको मानेंगे। और मतलब रिश्तों में थोड़ी सी खटास और बढ़ रही है, जो कम होनी चाहिए थी। लग रहा था कि रूस पुतिन के साथ जो मुलाकात हुई है, जिस तरह आखिरी प्रतिबंध सर हम पे कब लगा था? न्यूक्लियर टेस्ट पर 98 में 27 साल पहले, अटल जी के टाइम में। हाँ,
तो लेकिन आज हमने फिर- उसको भी झेल लिया था, इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उस समय तो बहुत सैंक्शंस लगे थे और बहुत सारे देशों ने लगाए थे, केवल यूएस ही नहीं था। यूरोप ने भी लगाया। लेकिन अजीबो गरीब बातें हो रही, जैसे ये सैंक्शन शब्द का इस्तेमाल करना। उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरव्यू में अभी ये कहा कि ये देखिए आप, उसने सवाल वही भारत चीन का ही होता है कि चीन के ऊपर क्यों नहीं प्रतिबंध और भारत पर के ऊपर क्यों। तो उन्होंने कहा यूक्रेन युद्ध से पहले चाइना 14% तेल खरीदता था, आज 16% खरीदता है, तो कोई अंतर नहीं है। भारत लेकिन 1% पहले खरीदता था रूस से, आज 40% खरीदता है, इसलिए भारत को हमने सिंगल आउट किया। नहीं, ये तो बहानेबाजी है। 40% आप रूस से गैस ले रहे हो, रूस से आप बात कर रहे हो, और भारत रूस से ले रहा है तो आप कह रहे हो कि 40% खरीदता है, तो अब सैंक्शन लगा रहे हैं। तो ये तो दोहरा मापदंड है अमेरिका का। और असली बात क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जिसके गट्टे में ताकत है उसकी है वसुंधरा। तेकर शीश आशीष मिले हैं, यही विश्व की परंपरा। आज सबके तो बीच अगर हमारे आप विदेश ताकत है तो आपको सब कुछ है। विदेश मंत्री हमारे जो है रूस गए हुए हैं। क्या अब मतलब हमारे और अमेरिका के रिश्तों को अब किस शब्द से डिफाइन करेंगे आप? अभी तक तो स्ट्रेटेजिक एलाई कहते थे, अब नहीं, देखिए स्ट्रेटजिक एलाई तो अभी भी हैं, लेकिन मुश्किल अब ये है कि ट्रंप के कौन से कोने में अहंकार वाला बहुत तेज से चिपक गया है, वो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जब हम सैंक्शन कहते हैं तो हम एक तरह से किसी एक देश को इकोनॉमिक राइवल के तौर पर देखते हैं, जो सबसे खतरनाक तरीके से होता है दुनिया में। इसको सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना, आप सबसे हार्श जाते हैं, एक्सट्रीम जाते हैं, तब ये करते हैं। अगर अमेरिका ये कर रहा है तो क्या अभी जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन या जब भी ये समझौता हो जाएगा रशिया यूक्रेन का, तो उसको कैसे वो यूटर्न लेगा या कैसे वो बैक करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारत की जहां तक बात है, भारत ने अपने ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर किए हैं, सतर्कता के साथ बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ा है, लेकिन उसको पता है किधर जाना है। सर, और इस सब में इंडिया रशिया भी, जयशंकर जी की तस्वीर है जो रूस गए हुए हैं। देखिए, भारत इस बात को जानता है कि भाई शी जिनपिंग लंबे समय से चाइना में और अभी रहेंगे, रशिया में पुतिन भी रहेंगे, लेकिन ये जानता है कि अमेरिका में ट्रंप ज़्यादा समय नहीं है, 3.5 साल का समय है। भारत उसको बहुत बेहतर तरीके से निकालेगा और रशिया के साथ और अब भारत के जो संबंध बने हुए हैं वो किसी भी स्थिति में मतलब डावाडोल नहीं होने वाले। भारत रशिया के साथ जिस तरीके से तेल खरीदता रहेगा, और चीन के साथ नया फ्रंट भारत एक तैयार कर रहा है बिजनेस का, जो चीन के विदेश मंत्री आए थे, अब प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब अमेरिका की ज्यादा चुनौती बढ़ेगी। भैया, ईरान से भी तेल खरीदने को मना करते थे, हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन रूस का साथ नहीं छोड़ा। रूस का कभी साथ नहीं छोड़ोगे। रूस के साथ लंबे हमारा एक एसोसिएशन रहा है, हथियार हम लेते रहे, डिफेंस के लेते रहे, उसके कंपोनेंट्स रशिया से लेते हो। प्रधानमंत्री मोदी से पुतिन ने बात की थी अमेरिका, अभी अलास्का की जो मीटिंग हुई उसका पूरा फीडबैक पुतिन ने नरेंद्र मोदी को दिया है। तो नरेंद्र मोदी और पुतिन की जो दोस्ती है, और पुतिन तो अभी इस साल के एंड में भारत आने ही वाले, तो दोस्ती और प्रगाढ़ होगी, नए बिजनेस के द्वार और खुलेंगे। तो चुनौती अमेरिका के सामने, भारत के लिए कोई चुनौती नहीं है इस समय। लेकिन ये हिंदी चीनी भाई भाई पर रोज सवाल खड़े करने के साथ साथ हम ये चाइनीज चाय जो पी रहे हैं, इस पर भी तो कुछ बात होनी चाहिए। चाइनीज चाय जो अभी 2 दिन से पी रहे हैं ना, चाउमीन जो खाई जा रही है, चाइनीज चाउमीन चाउमीन कह ले, नहीं तो चाइनीज चाय भी बहुत तो बेहतर वांग होती जी को भी तो काढ़ा तुलसी चाय पिलाई होगी प्रधानमंत्री ने सर। फाफड़ा खिलाया सर, है। फाफड़ा खिलाया होगा, लेकिन नीली चाय पिलाई होगी। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।